पूजा स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा आपको? हाँ, कहाँ तक आए थे, कुछ याद आ रहा है? हाँ, कहाँ तक आए थे हम लोग, याद आ रहा है क्या? हाँ बोलिए। हाँ हाँ। और क्या देती है, क्या कहा था हमने? ठेक ठेकुए। यस, खरीदारिनों की तलाश में मेरे आंगन से चली चली रजिया भी उसके पीछे चली, ये भी हुआ था। याद आ रहा है? रजिया चूड़ी हारिन, और इसी गाँव से ये भी हुआ था। मैं पढ़ते पढ़ते बड़ा हो गया, रजिया भी बढ़ती गई, यहाँ तक हम लोग आए थे। क्लियर हुआ आपको? हाँ। रजिया बढ़ती गई, जब जब भेंट होती तो मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में भी और स्वभाव में भी। पहली भेंट के बाद पाया था कि वह कुछ प्रगल्भ हो गई थी और मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछते, अजीब अटपटे प्रश्न। देखिए तो, ये नई बालियां आपको पसंद है ना? क्या शहरों में ऐसी बालियां पहनी जाती हैं? मेरी माँ शहर से चूड़ियां लाती है। मैंने कहा है कि वो इस बार मुझे भी ले चलें। आप किस तरफ रहते हैं वहां? क्या भेंट हो सकेगी? वो बके जाती और मैं सुनता जाता। शायद जवाब की जरूरत भी वह नहीं महसूस करती। देखिएगा कि कितने प्रकार के सवाल हमारी रजिया उनके साथ रामवृक्ष बेनीपुरी जी के साथ करती हैं। वास्तविक तौर पर देखा जाए तो दोनों के शरीर में विकास हो गया है, दोनों भी बढ़ते चले गए हैं, और जब दोनों के शरीर में विकास हुआ है, दोनों की मेंटलिटी में डिफरेंट आ जाता है। अब देखिएगा कि किस प्रकार से वो सवाल पर सवाल करती जाती है, लेकिन रामवृक्ष बेनीपुरी जी के उन किए गए रजिया के सवालों के जवाब न मिलने के बाद भी वह संतुष्ट हैं। वो अपने कानों की बालियां उन्हें दिखाती हैं और सवाल करती हैं कि क्या ऐसे कानों की बालियां वहां पर भी पहनी जाती हैं। और साथ ही में चिड़ियों का भी जिक्र वह अपने रामवृक्ष बेनीपुरी जी के साथ करती है कि क्या ऐसी चिड़िया मेरी माँ शहर से लाती है, तो क्या शहर में हम दोनों की मुलाकात हो सकती है? और तुम कहाँ किस एरिया में रहते हो? देखिएगा कितने सारे प्रश्न एक ही साथ कर दिया, लेकिन उनके उत्तरों को पाना भी उसने महसूस नहीं किया और जानना भी प्राप्त नहीं किया। फिर कुछ दिनों के बाद पाया, अब वो कुछ सकुचा रही है, जैसे अंतर आ जाता है ना, एज बढ़ जाती है हमारी, और एज के बढ़ने के पश्चात अनायासी तौर पर एक प्रगल्भ हो जाता हमारी पर्सनालिटी, है ना। मतलब जैसे बचपना होता है, बचपना फिर धीरे 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 यौवनावस्था जब छाई रहती है। जैसे टेंथ में हम लोग थे, टेंथ के बाद हमारा आकर्षण, हमारा विकर्षण कुछ अलग था। और उसके बाद में जैसे हम एफ वाई में गए, 12 में गए, फिर एफ वाई में, फिर एस वाई में, तो धीरे 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 जिस कारण हमारी मानसिकता में हमने क्या किया, बदलाव किया, है ना। और यही मानसिकता में होने वाला निरंतर जो परिणाम था, वह परिणाम इस प्रकार साबित था कि हमारी मानसिकता कुछ अलग हो गई, हम प्रगल्भ होते गए, है ना। किस रूप में प्रगल्भ होते गए हम लोग की, जैसे हमारे विचारों में अंतर आया, जैसे हम सकुचाते गए, जैसे किसी को सवाल करते हैं, हमारे एज के लड़कों के साथ बात करते हुए हमें शर्म महसूस होती है। तो यही सब चीजें जो हम अपनी आम जिंदगी में फील करते हैं, है ना, वही उन्हीं चीजों को हमारी रजिया भी फील कर रही है। अब वह सकुचा रही है, बोलने के साथ तुरंत नहीं आती उनके पास, तो मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती है, और जब कुछ बातें करती तो ऐसे चौकन्ने से कि कोई देख न ले, कोई सुन न ले, मतलब एक अटपटा सा लगता है। अब जब भी वह रामवृक्ष बेनीपुरी जी के साथ बात करती है,
जब उसे ऐसा लगता है कि इनके साथ बात करनी चाहिए, दिल तो चाहता है कि इनके साथ बहुत कुछ बात करे, लेकिन जब भी वह उनके सामने जाती है तो निश्चित ही तौर पर उनका दिल अब घबराता है। इसलिए घबराता है कि कोई सामाजिक मर्यादाओं के साथ, कई परिवार की मर्यादाओं के साथ, कि कहीं मुझे कोई देख न ले, और यदि देख लेता है हमें तो फिर इसका अंजाम क्या होगा, है ना? तो इन सभी सामाजिक मर्यादाएं, पारिवारिक मर्यादाओं के साथ पनपने वाली हमारी रजिया कहीं न कहीं सोचने के लिए मजबूर हो जाती है, और वह उनके निकट नहीं जाना चाहती, उनके निकट भी नहीं जाती, और बल्कि जब वो जाती है तब उस वह सकुचा जाती है। एक दिन जब वो इसी तरह बात कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा, अब देखिएगा, मतलब भाभियाँ तो होती ही है, चिढ़ाती है भाभियाँ हमेशा। तो वह क्या कहती है कि देखो री रजिया, बबुआ जी को फुसला नहीं लीजियो। वह उनका और देखकर हंस पड़ी। मतलब देखिएगा कि जैसे दोनों बात कर रहे हैं, दोनों युवा हैं, और युवा होने के पश्चात एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं अपनी बातों की, विचारों की, अपने लेन देन की। तो जो भी वह चर्चा कर रहे हैं, तो उस समय में जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की भौजी है, जो भाभी वहां पर दिखाई दी है, तो स्वाभाविक तौर पर भाभी चिढ़ाती है। तो भाभी की चिढ़ापन, भाभी का चिढ़ाना कैसे होता है कि देखिए और रजिया, बबुआ जी को कोई फुसला न लीजियो, मतलब हमारे बबुआ को तुम फुसला कर न ले जाओ। वह उनकी ओर देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए और उन नीली आंखों के कोने मुझे सजल से लगे। मैंने ध्यान दिया, जब हम लोग कहीं मिलते हैं, बहुत सी आंखें हम पर भालों की नोक ताने रहती हैं। ये तो वास्तविकता है बेटा जिंदगी की, कि जिंदगी को हम लोग जब अपनाते हैं, अपनों से जब मिलते हैं, है ना, तो दो प्यार करने वालों के बीच में तो ये समाज आ ही जाता है। लेकिन जब हम सामाजिक मर्यादाओं को लांघ देते हैं, है ना, जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, परिवार में मिलते हैं, सबके सामने मिलते हैं, तो बात अलग होती है। लेकिन हम जब एक दूसरे को प्रति आकर्षित हो जाती है, आकृष्ट हो जाते हैं, तो परिवार की बात जाने दीजिएगा, लेकिन समाज हम पर किस नजर से देखता है, समाज के नजरिए हम लोगों पर एक अलग भाव रखते हैं कि नहीं, ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। भले ही एक नारी होने के नाते हम यूं कहें कि हम किसी मर्द के साथ या किसी लड़की के साथ यदि बात करते, समाज का एक दृष्टिकोण होता है कि पता नहीं इन दोनों का क्या चक्कर है ना, इसी दृष्टि से हम लोगों की ओर देखा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि इस लेक्चर्स में आपको ये भी सारी जानकारी दी जा रही है कि आपका वक्तव्य कैसा होना चाहिए, आपको कैसे रहना चाहिए, आपको कैसे बात करना चाहिए, आपको कैसे पेश आना चाहिए। तो रजिया के दरमियान ही क्यों न हो, रजिया के द्वारा ही क्यों न हो, एक जीती जागती मशाल हमें रजिया के द्वारा मिल जाती है। और वो कैसे, तो जैसे हमें मिल जाता है कि रजिया आज एक दूसरे से मिलती है, और मिलने के पश्चात सबकी आंखें जो है ना, वह भालों की नोक की तरह सबकी आंखें उनकी तरफ रहती है। मतलब सब और उन्हीं की नजरों में गाड़े हुए हैं कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे बोलते हैं, और क्या बातचीत कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हो? हाँ जी। हाँ, बोलिए पूजा, आपको समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आपका कोई एक प्रतिनिधित्व कर ली। ओके ओके, आगे बढ़े बेटा, आपकी आज्ञा हो तो। हाँ जी बोलो। अरे यार, ये अभी ना लाइट ऑफ हो गई है हमारी, जिस कारण है ना मुझे अब वेटिंग लिस्ट दिखाई नहीं दे रहा है, और उनको कनेक्ट करने के लिए जाएंगे तो फिर हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। एक मिनट करते हैं तो। प्रीति है क्या? कितने लोग हैं ऐसे वेटिंग रूम में? अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाइए।
हाँ पूजा, आप तो वेटिंग रूम ही हमने कैंसिल करवा दी है ना? हेलो, हेलो पूजा, हेलो। हाँ, अभी वेटिंग रूम हमने कैंसिल करवा दी बेटा। अब जो भी आए वो सीधे जुड़ सकता है ना? तो हम लोग आए थे कि जब दोनों, हाँ जी, जब दोनों मिलते हैं तो दोनों मिलने के पश्चात सभी की आंखें उनकी ओर रहती हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जब दोनों एक दूसरे के प्रति भाव यह रखते हैं तो भी सब समाज की आंखें उन पर हावी रहती है कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। रजिया बढ़ती गई, बच्चों से किशोरी हुई है और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे। अब भी वो माँ के साथ ही आती है, किंतु पहले माँ की एक छाया मात्र लगती थी। अब उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों में कसमसाहट है। देखिएगा, कितनी बड़ी प्यारी बात रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने एक वास्तविक तौर पर बता दी। वास्तविकता यह है कि रजिया बढ़ती जा रही है, बच्ची से वो किशोरी हो जाती है और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे हैं। अब भी वो अपने माँ के साथ ही आती है, किंतु पहले ही माँ की एक छाया मात्र लगती थी। मतलब देखिएगा कि केवल माँ की एक छाया लगने वाली हमारी रजिया आज उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है और उसकी छाया बनने के लिए कितने के दिलों में कसमसाहट है। वह सभी के दिलों की कसमसाहट के रूप में आत्मसात कर रही है। और जब वह बहनों को, मतलब देखिएगा कि जब वह नए नए लोगों को, नई नई औरतों को चूड़ियां पहनाती है तो कितने भाई तमाशा देखने को वहां एकत्र हो जाते हैं। देखिए ना, एक आकर्षण है हमारी रजिया के प्रति। और रजा के प्रति होने वाला आकर्षण केवल उन नारियों को ही नहीं है, बल्कि उन नारियों के पतियों को भी है। देखिएगा कि जैसे कितने भाई तमाशा देखने को वहां एकत्र हो जाते हैं। क्यों? बहनों के प्रति भ्रातृत्व भाव या रजिया के प्रति एक अज्ञात आकर्षण वहां लाता है उन्हें। एक प्यार है दोस्तों, जो प्यार उन्हें खींच कर वहां पर लेकर आता है। जब वो बहुओं के हाथों में चूड़ियां ठेलती होती है तो पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखते होते हैं। क्या? अपनी नौड़ा की कोमल कलाइयों को, या इन कलाइयों पर क्रीड़ा करती हुई रजिया की पतली उंगलियों को। और जैसे रजिया को इसमें रस मिलता है, पतियों से चुहल करने से वह बाज नहीं आती है। बाबू, बड़ी महीन रंग चुड़िया है, जरा देखिएगा कहीं चटक न जाए। पतिदेव भागते हुए बहुएं खिलखिलाती हैं, रजिया ठट्टा लगाती हैं। देखिएगा कि जब रजिया बात करती है पतियों से, है ना, मतलब वो उन पतियों को भी बात करते समय सकुचाती नहीं है, बल्कि वह तुरंत कहलवा देती है। अब क्या कहती है? देखिएगा कि वह कहती है कि बाबू, बड़ी महीन चुड़िया है, जरा देखिएगा कहीं चटक न जाए। इस वाक्य का अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज डिस्कस इट। आपके सामने स्क्रीन दिखाई जा रही है, आपके सामने वाक्य है कि रजिया अब उन पतियों को बात करती है, पतियों से बातचीत कर रही है। पतियों से चुगली करने से वो बाज नहीं आते। बाबू, बड़ी महीन चुड़िया है, जरा देखिएगा कहीं चटक न जाए। इस वाक्य का अर्थ आप लोगों को डिस्कस करना है, प्लीज डिस्कस इट। हम्म। और और यू गेस इट। आपको गेस करना पड़ेगा बेटा। आप भी लड़कियां हो, सभी लड़कियां हैं, सभी को चूड़ी, हम में से कोई है क्या ऐसा कि जिसे चूड़ी पसंद नहीं है? सभी को चूड़ियां पसंद होती है या नहीं होती है? हाँ तो बोलिए ना। देखिए, यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में चूड़ी को लिया है, एक प्रतीक लिया हुआ, एक बिंब लिया हुआ है ना। अब जैसे
वह कहती है रजिया, रजिया का कहना थोड़ा मार्मिक है, जरा सोच समझ कर बोलिएगा, कहिएगा, अपने दिल में उसे उतारिएगा। पतियों से चुगली करने से वह बाज नहीं आती। उन पतियों को वह सचेत करवा देती है कि बाबू बड़ी महीन चुड़िया है, जरा देखिएगा कि कहीं चटक न जाए। चुड़िया एक वास्तविक तौर पर प्रतीक है ना? जो और लोगों की बेटियों को तुम उठाकर लेकर आए हो, वो बड़ी महीन है, मतलब वो अत्यंत नाजुक है ना? उसे बड़े अच्छे से समझिएगा, उसे जरा देखिएगा कि कहीं चटक न जाए, कहीं उनके दिल को ठेस न पहुंच जाए, कहीं वो टूट न जाए, है ना? कहीं वो चटक न जाए। तो यह एक मार्मिकता के साथ एक प्रतीकात्मकता के तौर पर अपनाया जाने वाला शब्द है, क्योंकि रजिया उन चूड़ियों के बारे में बात नहीं करना चाहती, बल्कि उन आने वाली तमाम बहुओं के बारे में, उनके हृदय को पहुंचाने वाले ठेस के बारे में बात करना चाहती है कि बाबू बड़ी महीन चूड़ियां हैं, जरा देखिएगा कहीं चटक न जाए। इतना अब क्लियर हुआ? वाक्य अब समझ में आया आपको? वाक्य की गहराइयों को समझिएगा बेटा। तो वाक्य कैसा पूछा जाता है, ये वाक्य आपको आरसी के लिए पूछा जा सकता है ना? आरसी का मतलब रूपाली चौधरी होता है ना? कॉन्टेक्ट, जिसे हम कहेंगे संदर्भ स्पष्टीकरण। और संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए ऐसे ही फंसाने वाले वाक्य पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना? तो ध्यान में रखना है आपको कि ये वाक्य, प्रस्तुत वाक्य रजिया इस संस्मरण से लिया हुआ है, और रजिया को लिखा हुआ है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। पात्रों को उनके जो दिया गया है, संस्मरण होगा, रेखाचित्र होगा, निबंध होगा, उनकी थीम को याद करना है, उनके कैरेक्टर्स को याद करना है आपको। उसके थीम के साथ साथ कैरेक्टर्स को याद करना है, क्योंकि कैरेक्टर्स ही उसे मूल रूप से सजाने संवारने में लगे रहते हैं। मानते हुए चलेगा कि रजिया के कैरेक्टर्स में आपने किसी और को डाल दिए, श्री कृष्ण को डाल दिए, विलोल को डाल दिए, तो क्या होगा? आपका बजट पूरा जीरो हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो थीम को याद कीजिए, उन कैरेक्टर्स को याद कीजिए संदर्भ स्पष्टीकरण देते हुए, और साथ में आप उसके राइटर को भी याद कीजिएगा। तो एक एक आपको बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? हाँ। पतिदेव भागते हैं, बहुएं खिलखिलाती है, रजिया ठट्टा लगाती हैं, और अब वह अपने पेशे में निपुण होती जाती है। अब तक क्या था कि वो अपने माता के साथ आती थी, अपने माता को केवल देखती थी, बातचीत करती कम थी, लेकिन केवल ऑब्जर्वेशन करती थी। धीरे धीरे वह क्या करती गई, सीखती चली गई कि अपनी माँ कैसे बात करती है, कैसे वह रहती है, कैसे अपनी उंगलियों से कैसे वो अपनी औरतों को चूड़ियां पिनाती है, कैसे उन महीन चिड़ियों के बारे में, कैसे पतियों को फंसाती है, कैसे औरतों को अपने जाल में ले लेती है, कैसे वो अपना एक जो कारोबार है उसे आगे ले जाने में कितनी वह माहिर होती जाती है। हाँ, रजिया अपने पेशे में भी निपुण होती जाती थी। चूड़ियाहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियां हो, सस्ती हो, टिकाऊ हो, टटके से टटके फैशन वाली हो, बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ियाहारिनों के बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नाजो भी खोजता है, जो चूड़ी पहनाने वालियों को ही नहीं, उनको भी मोह सके, जिनकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं। सफल चूड़ियाहारिन थी वह यह रजिया की माँ भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी? खंडहर कहता है इमारत शानदार थी। देखिएगा कितनी बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने प्रकट की कि एक खंडहर ही तो जानता है एक शानदार महल के बारे में, है ना? और जब शानदार महल ही उस खंडहर की खंडहर एक शानदार महल की जब तुलना अपने आप में करने लगता है, तो रजिया की जो माँ थी वह एक जमाने में कुछ कम नहीं थे, वह भी एक इमारत शानदार थी। अब देखिएगा कि जैसे रजिया को देख चुके हम कि वो पेशे में कैसे निपुण होती चली जा रही है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि एक चूड़ियारिन के पास रंग बिरंगी चूड़ियां हो, सस्ती होती है, टिकाऊ भी होती है, टटके से टटके फैशन वाली होती है, लेकिन कितना भी होता है, लेकिन उसके पास उस चिड़ियों के साथ चिड़ियारिनों के बनाव, श्रृंगार, उसके रूप रंग, नाजो अदा को भी वह प्रस्तुत करने वाली है, उसे खोजने वाली चाहिए। और इतना ही नहीं, तो
उनको भी वो मोहने वाली चाहिए जिनके जेब से ये पैसे आते हैं ना। मतलब पैसे तो जो चूड़िया भरती है, जिसके हाथों में वो चूड़िया चली जाती है, उन वो थोड़ी पैसे देंगे, है ना। पैसे तो उन्हीं के पॉकेट से निकलेंगे, उनके पतियों के पॉकेट से। तो उनको भी वो आकृष्ट कर पाए, इतना आकर्षण उसमें होना चाहिए, किसमें, चूड़ीहारिन में। और ये सारी जो क्वालिटी थी, ये सारे गुण जो थे, ये निपुणता से ये सभी अपने रजिया में मौजूद थे। और इस कारण वह सफल चुड़ियालिन बन गई थी। और यह रजिया की माँ भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी। खंडहर कहता है इमारत शानदार थी, और वह भी एक इमारत के रूप में, बड़ी शानदारता के रूप में। अपने कार्य में निपुण होने वाली रजिया की माँ अपने आप में होनहार थी। हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ। आपकी आज्ञा हो, आगे बढ़े। ओके। जो जो शहर में रहना बढ़ता गया, रजिया से भेंट भी दुर्लभ होती गई। अब देखिए ना, अब दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए, निश्चित ही तौर पर एक दूसरे के प्रति प्यार हो रहा है। लेकिन कई सामाजिक मर्यादाएं हैं, कई ऐसे फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कई ऐसा जीवन का एक उतार चढ़ाव जिसे हम कहें, एक जीवन का दौर हम जिसे कहें, कि जीवन के दौर में उन्हें शहर में जाना पड़ा, रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। और जब वो अपने शहर में चले गए, तो रजिया से भेंट उनकी दुर्लभ होती चली गई। और एक दिन वह भी आया जब बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में उन्होंने देखा, पाया कि पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खांची सिर पर लिए है। मुझे देखते ही वह सहमी, सिकुड़े, और मैंने मान लिया कि यह उसका पति है। किंतु देखा, दिल की धड़कन अब तक हमारी बढ़ रही थी कि दो प्यार करने वाले कैसे बिछुड़ जाते। देखिएगा, कि हम यदि मानते हैं कि प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार एक सामाजिक मर्यादाओं को पालता है। एक सामाजिक मर्यादाओं को अपनाने वाला वही प्यार क्या क्या खो देता है। आपने देखा होगा, इसके पूर्व जब आपने सरहद के इस पार को देखा, कहानी को, जब आप FYBA में थे, तो रेहान एक प्यार करने वाला साथी में उसकी सहेली के रूप में अपनाने वाली सुरैया आपा। तो क्या उन दोनों का प्यार सक्सेस हो सकता था? नहीं। तो यहाँ पर भी उस प्यार की सामाजिक मर्यादाओं को दोनों ने भी देखा, परखा, और दोनों ने अपने प्यार की तिलांजलि दे दी, त्याग कर दिया, परित्याज्य हो गए दोनों अपने अपने प्यार से। और जिस कारण उनके प्यार के साथ साथ शादी का मंगलसूत्र हमारी रजिया के गले में लटक कर उभर कर आया। और जैसे जैसे दोनों बड़े होते चले गए, और शहर में वो चला गया, और एक दिन ऐसा भी आया कि बहुत दिनों के पश्चात जब वो अपने गांव में पहुंचा, तो वो क्या देखता है कि रजिया के पीछे पीछे एक नौजवान है, चूड़ियों की खांची सिर पर लिया हुआ है। और जब भी वह उनके सामने, रामवृक्ष बेनीपुरी जी के सामने आती है, तो वो सिकुड़ जाती है, सहम जाती है। और जब वो सहमी दिखाई देती है, तो वो मान लेते हैं कि निश्चित ही तौर पर यह उसका पति है। किंतु अनजान सा पूछ ही लिया, अब तो अनजान हो गया ना वह। इस मजरों को कहाँ से उठा लाई रे, इसी से पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूं। नौजवान मुस्कुराया, रजिया हंसी और बोली, यही मेरा खाविंद है मालिक। क्या कहती है? यही मेरा खाविंद है, मतलब क्या, यही मेरा पति है। खाविंद, बचपन की उस पहली मुलाकात में उसकी माँ ने दिल लगी में जो कह दिया था, न जाने वह बात कहाँ सोई पड़ी थी। अचानक वह जगी, और मेरी पेशानी पर उस दिन शिकन जरूर उठाए होंगे, मेरा विश्वास है। और एक दिन वह भी आया कि मैं भी खाबिंद बना। मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियां पहनाने उस दिन रजिया ही आई, और उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचाई इस नटखट ने। यह लूंगी वह लूंगी, और ये मुंह मांगी चीजें नहीं मिली, तो वह लूंगी की दुल्हन दुल्हन टापती रह जाएगी। हट हट, तू बबुआ जी को ले जाएगी, तो फिर तुम्हारे हसन क्या करेगा, बहू जी ने कहा। यह भी टापता रहेगा बहुरिया, कहकर रजिया ठट्टा मारकर हंसी, और दौड़कर हसन से लिपट गए। देखिएगा, खाबिन, खाबिन माने क्या, पति।
बचपन की उस पहली मुलाकात में याद आ रहा होगा आपको कि बचपन की उस पहली मुलाकात में जब उसकी माँ ने कहा था, याद आ रहा होगा क्या कहा था रजिया की माँ ने, सॉरी, बहूजी, इनकी माँ ने, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की माँ ने कौन सा स्टेटमेंट दिया था, याद आ रहा आपको? क्या आपको याद आ रहा है वो वाक्य? बोलते जाइए आप लोग। देखिए हम पीछे चले जा रहे हैं, वाक्य को याद कर रहे हैं। याद वाक्य याद आ गया। देखिए कैसा वाक्य है वो कि जब भी वो उनके सामने लेकर आता है वह ठिठक जाती है, और जब वह दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ तो दोनों की नजर पड़ जाती है तो दोनों के उद्धार हो जाते हैं। और देखिएगा कि किस प्रकार से आवाज आती है कि दोनों भी एक दूसरे के प्रति जब आकृष्ट हो जाते हैं तो अचानक ही दोनों की ओर देखने वाली मौसी तुरंत कह देती है कि इनसे शादी करोगी। और जब वह चिड़ियाघरों के बीच में रजिया से ब्याह कीजिएगा, फिर यह चुहल में उसकी माँ बोल देती है, बबुआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा, और वह सिमट जाती है। तो इसी वाक्य को लेकर आज हमारा जो खाबिंद है तो वह भी इस ओट में चला जाता है कि वह जब भी चूड़ियां पहनाती है तो जैसे ही वह उस मालिक को देखती है तो बचपन में उस पहली मुलाकात में उसकी माँ ने दिल लगी से जो कह दिया था, न जाने वह बात कहाँ सोई पड़ी। अचानक वह जगी और मेरी पेशानी पर उस दिन शिकन जरूर उठाए होंगे, मेरा विश्वास है। और एक दिन वह भी आया कि मैं भी खाबिन बना। अब हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी जी भी पति के रूप में उभर कर आते हैं, और पति के रूप में आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनकी पत्नी मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियां पहनाने उस दिन रजिया ही आई। और उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचाई इस नटखट ने। अब देखिए ना कि जैसे वो चिढ़ा रही है आप बबुआ को कि अब मैं तो तुम्हारे शादी में यह भी लूंगी वह भी लूंगी, और ये मुंह मांगी चीजें यदि मुझे नहीं मिले तो मैं ये लेकर जाऊंगी कि दुल्हन टापती रह जाएंगी। मतलब मैं क्या लेकर जाऊंगी? तो हट हट, तो बबुआ ही जी को ले जाएगी, और फिर तुम्हारे हसन क्या करेगा? अब भौजी जो है भाभियां तो चिढ़ाने के लिए माहिर होती है, और भाभी क्या चिढ़ाती है कि मैं तो वो चीज लेकर जाऊंगी कि तो तुम्हारी दुल्हन तो टापती रह जाएगी। और जब तू फिर भौजी उसे चिढ़ाती, हाँ तो तू हमारे बबुआ को लेकर जाएगी, तुम्हारे हसन का क्या होगा? तो वो क्या कहती देखिएगा, यह भी टापते रहेगा बहुरिया। ये कर रजिया ठट्टा मारकर हंसी और दौड़कर हसन से लिपट गए। ओहो मेरे राजा, कुछ दूसरा न समझना। हसन भी हंस पड़ा। अब दोनों एक दूसरे की मतलब कैसे हंसी मजाक कर रहे हैं। रजिया अपनी प्रेम कथा सुनाने लगी, किस तरह यह हसन उसके पीछे पड़ा और किस तरह झंझट आए, फिर किस तरह शादी हुई, और वह आज भी किस तरह छाया सा उसके पीछे पीछे घूमता है। न जाने कौन सा डर लगा रहता है इसे। और फिर मेरी रानी की कलाई पकड़कर बोली, मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाया की तरह डोलते रहे दुल्हन। सारा आंगन हंसी से भर गया था, और उसी हंसी में रजिया के कानों की बालियों ने अजीब सी चमक भर दी थी। मुझे ऐसा ही लगा था। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? आपकी आज्ञा हो आगे बढ़े। ओके। जीवन का रथ खुरदरे पथ पर बढ़ता गया, मेरा भी और रजिया का भी। अब देखिएगा दोस्तों, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। दोनों एक दूसरे को आकर्षित थे, दोनों एक दूसरे पर प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे के प्रति सचेत हो गए थे, लेकिन दोनों ने अपना अपना मार्ग ले लिया। अब दोनों का जो संसार है, उन दोनों के संसार बहुत अच्छे से चल रहे हैं। एक ओट में अपनी रजिया और दूसरी ओट में हमारे बबुआ, और दोनों भी अपनी अपनी जगह पर अपना अपना घर, अपना अपना परिवार, उसकी ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जीवन के उस खुरदुरे पथ पर वह दोनों भी बढ़ते चले गए, और इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो गई। ये अचानक बात तो थी, किंतु क्या इसे भेंट कहा जाए? अब देखिएगा कि
वह दोनों कहाँ पर मिलते हैं? अब तो दोनों अलग अलग हो गए, दोनों की गृहस्थी अलग अलग हो गई, दोनों के मार्ग अलग अलग हो गए। अब वो दोनों पटना में मिलते हैं, देखिएगा कि कैसे उनकी भेंट कही जाएगी। मैं आजकल ज्यादातर घर से दूर दूर ही रहता, कभी एक आध दिनों के लिए घर गया, शाम को गया, सुबह भागा, तरह तरह की जिम्मेदारियां, तरह तरह के जंजाल। और इन दिनों में पटना में था, यो कहिए पटना सिटी में, एक छोटे से अखबार में था, पीर बावर्ची भिश्ती की तरह। यो तो लोग समझते कि मैं संपादक ही हूँ, उन दिनों न इतने अखबार थे न इतने संपादक, इसलिए मेरी बड़ी कदर है, यह मैं जानता। जब कभी दफ्तर से निकलता, देखता लोग मेरी और उंगली उठा के फुसफुसा रहे हैं। लोगों का मुझ पर यह ध्यान, मुझे हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना पड़ता। देखिए ना, केवल एक बावर्ची की तरह एक अखबार में वो कार्य कर रहे हैं, मतलब मीडिया सेशन में हमारे रामऋषि बेनीपुरी जी कार्य कर रहे हैं। लेकिन देखिएगा कि मीडिया की बात जैसे चलती है, तो मीडिया में कार्य करने वाले लोगों के प्रति हम कितने आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि पता रहता है कि मीडिया हर उस उन चीजों पर उंगली उठाने वाला है जो बंद कमरे में घटित होती है ना। मतलब जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता है, वहां पर मीडिया पहुंच जाता है, मीडिया वाले लोग पहुंच जाते हैं, और इस बात का यकीन सब लोगों को हो जाता है। और इसलिए घर से बाहर के जो लोग हैं, वह पूरे लोग मेरी ओर, मतलब रामवृक्ष बेनीपुरी जी की ओर प्रतिष्ठा लगाए हुए है कि यही संपादक है, क्योंकि उस जमाने में बहुत ज्यादा संपादक नहीं हुआ करते थे। तो काम करने वाला हर व्यक्ति मीडिया का संपादक ही कहलाता है, यह उनका कहना था अखबारों में। तो एक दिन मैं चौक के एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। अब देखिएगा, उनकी आदत पान खाने की है, तो निश्चित ही तौर पर वह वहां पर पान खा रहे थे। मेरे साथ मेरे प्रशंसक नवयुवक थे। कोई ना कोई तो जुट जाता है ना, प्रशंसा करने वाले लोग जुट जाते कि ये देखो इसकी ये खासियत, उसकी वो खासियत। तो इस प्रकार से वह जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी के जो प्रशंसक है, जो नवयुवक वहां पर है, वो एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हो गए। हम पान खा रहे थे और कुछ चूल्हे चल रही थी कि एक बच्चा आया और बोला, बाबू वो औरत आपको बुला रही है। औरत बुला रही चौक पर? तो मैं चौक पड़ा। युवकों में थोड़ी सी हलचल, बुजुर्गों के चेहरे पर की रहस्यमय मुस्कान भी मुंह से छिपी न रही। औरत? औरत कौन? मेरे चेहरे पर गुस्सा था। वह लड़का सिर पिटाकर भाग गया। देखिए ना, अब देखिएगा दोस्तों कि किस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को, या हम कहें कि किसी मर्द को कोई नारी बुलाती है, किसी पुरुष को एक नारी यदि बुलाती है, तो किस रूप में हम उसे देखने के लिए मतलब एक अजीब सी छटपटाहट होती है कि यार इस बीच में भीड़ में मुझे कौन सी औरत बुला रही है। और एक रहस्यमय मुस्कान उसे उस ओर ले जाती है, तो वह थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं, और उस प्रकार से वह एक दूसरे की ओर, अब पान खाकर लोग इधर उधर चले जाते हैं। तो वह अचानक क्या पाते हैं कि मेरे पैर उसी ओर उठ रहे हैं जिस ओर वो बच्चा उंगली, जिसने इशारा किया था। और थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा, परिचितों में से कोई देख तो नहीं रहा है। एक समाज की मर्यादाओं को यहाँ पर एक पुरुष होने के नाते दिखलाने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। कि कैसा प्रयास किया है कि एक परिचित यदि होता है, और कौन सी ऐसी औरत है जो मुझे वहां पर बुलाना चाहती है, तो परिचितों में से तो मुझे कोई देख नहीं रहा है, तो वह भी देख लेते हैं। और किंतु इस चौक की शाम की रूमानी फिजा में किसी को किसी और देखने की कहाँ फुर्सत, कोई नहीं दिखता है। मतलब एक शाम की रूमानी फिजा है, जिन फिजाओं में हम लोग चले जाते हैं, तो उन फिजाओं में आज के इस जमाने में किसी को किसी की ओर देखने की बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। और जिस कारण मैं आगे बढ़ता गया, वहां पहुंचा जहां उससे पूरब वह पीपल का पेड़ है। वहां पहुंच ही रहा था कि देखा, पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ से एक स्त्री बढ़ी आ रही है, और निकट पहुंचकर कह उठी, सलाम मालिक। धक सा लगा, किंतु पहचानते देर न लगी। उसने जो ही सिर उठाया, चांदी की बालियां जो चमक उठी। रजिया, यहाँ कैसे? मेरे मुंह से निकल पड़ा। सौदा सुलभ करने आई हूँ मालिक। तब तो नए किस्म के लोग हो गए ना। अब लाह की चूड़िया कहाँ किसी को भाती है। नए लोग, नई चूड़िया, साज सिंगार की कुछ और नई चीजें भी लाती है। पाउडर की लप, क्या क्या चीजें ना। नया जमाना, दुल्हनों के नए नए मिजाज।
लाह की चूड़िया मतलब पहने हो क्या आप लाह की चूड़िया कभी? पता है आपको कि लाह की भी चूड़िया होती है, लाह की मतलब लोहे की नहीं। हाँ, आप लोगों से बात कर रहे हैं भाई, दीवारों से बात नहीं कर रहे हैं। लाह की चूड़ियों से तात्पर्य है लाक्षागृह, पता है आपको? पांडवों के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था, मतलब क्या है? पूजा। पूजा, हमारी आवाज सुन रही हो बेटा? हेलो।